तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सीजन 3 का एपिसोड 3। तो चलिए आज हम देखते हैं इसमें क्या होता है। और दोस्तों, इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं समुद्र जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और वहाँ पे एक बोट जा रही होती है सामने की तरफ। और इसके अंदर हमें दिखाते हैं कि अपना शहद खड़ा होता है, वो जापान जा रहा होता है पहले। और उसके पीछे से अकीरा आती है और वो बोलती है बॉस, और शायद पीछे देख रहा होता है। उसके बाद अकीरा बताती है उसे कि हम जल्दी जापान पहुंचने वाले हैं। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका हमें दिखाते हैं एयरपोर्ट बस स्टैंड जहाँ पे जिन खड़ा होता है, वो बैग लेके तैयार होता है अपना। वो अमेरिका जाने वाला है, इसलिए वो एयरपोर्ट बस पे खड़ा था, क्योंकि शायद सीधा अमेरिका नहीं जा सकता लेकिन जिन जा सकता है, इसलिए वो एयरपोर्ट से सीधा जाएगा। वो इसीलिए बस के लिए खड़ा था वहां पे। और उसके सामने एक कार आके रुकती है। जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या है। फिर हमें दिखाते हैं कि बॉब होता है इस कार के अंदर और वो बोलता है कि ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और वो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और हमें दिखाते हैं कि बॉब कुछ ज्यादा खुश होता है, वो गाना गाते हुए जा रहा होता है और जिनकी हालत एकदम खराब होती है। उसको हमें दिखाते हैं इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे उसकी कार पहुंच गई होती है। और जैन कार से निकलता है और वो बॉब को बोलता है कि मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। और वो यही बोल के अपना सामान लेके जा रहा होता है और बॉब वहीं अपने कार के अंदर होता है। फिर जिन एकदम तैयार होता है सामने जाने के लिए, लेकिन इतने में पीछे से बॉब चिल्लाता है मार्शल आर्ट बॉय। और जिन सोचता है क्या, अब क्या हुआ। उसका वो पीछे देखता है तो बॉब जिन की तरफ ही देख रहा होता है। उसका जिन बोलता है बॉब से कि आप चिंता मत कीजिए ब्रदर, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान। और इसके आगे वो कुछ बोलता है, इतने में बॉब एकदम चिल्लाक बोलता है ठीक है चलो दोनों साथ में चलते हैं। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं दोनों साथ में। और उधर से बॉब एकदम आ रहा होता है हंसते हुए, वो बोलता है जिन से कि मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ, चलो दोनों साथ में चलते हैं। और जिन एकदम क्वेश्चन में होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं ये। और उसको हमें दिखाते हैं नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे शायद को फ्लाइट लेनी है अमेरिका के लिए। और वहाँ पे एक प्लेन खड़ा होता है जिसके अंदर अपना शायद बैठा होता है और वो एकदम सोच रहा होता है कुछ। और यहाँ पे दूसरी साइड हमें दिखाता है इंचियन एयरपोर्ट पे, जहाँ पे प्लेन के अंदर जिन और बॉब बैठ गए होते हैं और बॉब को ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। वो बोलता है फ्लाइट के अंदर का खाना मजा आएगा इसमें तो। और ये सब देखते हुए जिनकी हालत एकदम खराब होती है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। उसका हमें दिखाते हैं सोफी का घर, जिसके अंदर सोफी की डैड बैठे होते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। और न्यूज़पेपर के अंदर ब्रॉक की खबर होती है, जिसके अंदर लिखा होता है ब्रॉक चैंग, उनकी इलीगल वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे 10 मिलियन व्यूज से ज्यादा लिए हैं, क्या ये सही है। और हमें दिखाता है कि सोफी आती है वहां से और वो एकदम बोलती है डैड। और डैड सोच रहे होते हैं क्या क्या हुआ। और सोफी बोलती है उनसे कि मैं अमेरिका जा रही हूँ डैड। और डैड यही बात सुन रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते सोफी से। उसका सोफी बोलती है कि विक्टर का थर्ड डिफेंसिव मैच है, वो भी परसों, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे चेयर करने के लिए चली जाऊँ। और डैड बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। और सोफी बोलती है क्या क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं। और फिर डैड पूछते हैं सोफी से अच्छा तो तुम मुझसे बस यही पूछने आई थी और कोई बात नहीं है। और सोफी बोलती हाँ जरूर जरूर यही बात है, और जिन पहले ही निकल गया है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, उसके लिए ट्रांसलेट कर दूंगी अगर उसे कुछ समझ नहीं आए वहां पे तो। और डैड बोलता है अच्छा ऐसी बात है ठीक है। और सोफी एकदम हंसते हुए बोलती है ओ थैंक यू डैड। लेकिन इतने में डैड उससे बोलते हैं कि इसके अलावा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ इस बार। और सोफी सोच रही होती क्या ये क्या बोल रहे हैं डैड। और डैड एकदम हंसते हुए बोलते हैं कि वैसे ही मैं रिटायर हो चुका हूँ तो अब मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपनी बेटी के साथ अमेरिका साथ में जाऊँ, जब मेरे पास ये चांस है तो मैं इसे क्यों मिस करूँ। क्या ये सही रहेगा ना सोफी। और एकदम सोफी की तरफ देख रहे होते हैं और यही देख के सोफी के एकदम पसीने छूट गए होते हैं, वो कुछ नहीं बोलती। और उसको हमें वही शिप दिखाते हैं जिसके अंदर ब्रॉक और जैक टैरन होते हैं। और सामने से ब्रॉक आ रहा होता है जैक की तरफ, और जैक बोलता है ब्रॉक से ओ चैम्प तुम यहाँ पे, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। और हमें ब्रॉक दिखाते हैं जो सामने से आ रहा होता है, उसे चोट लगी होती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो उसके पास आता है, सोफे पे आके बैठ जाता है और वो बोलता है जैक से कि असली फाइट कब शुरू होगी, वैसे भी मैं बोर हो चुका हूँ इन लड़ाइयों से। और जैक एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ जैसा मैंने सोचा था, ये भी तुम्हारे लिए बोरिंग है, ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा ही एनर्जी से भरे हुए हो। और ब्रॉक जैक की तरफ ही देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका जैक बोलता है चिंता मत करो, सब कुछ सही हो चुका है, पर पहले ये लो तुम। और उसके सामने बहुत सारे पैसे रखता है वो ब्रीफ केस में। और वो बोलता है कि ये $10 मिलियन हैं, ये वो पैसा है जिसे तुमने अभी बोरिंग फाइट से जीता है, जिसके बारे में तुम अभी बोल रहे थे। और मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने तुमसे ज्यादा ले लिया है। और ब्रॉक जैक की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है कि ये पेपर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और जैक यही सुन के एकदम हंस रहा होता है, बोलता है इसी वजह से तुम्हारी फाइट और ज्यादा मजेदार होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि तुम थ्रिल के लिए फाइट करते हो ना कि पैसे के लिए। ठीक है, अगर तुम इसे अभी नहीं ले रहे तो मैं इस पैसे को तुम्हारे स्विस बैंक के अकाउंट में डाल दूंगा। और फिर ब्रॉक वहां से खड़ा होता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैक बोलता है ब्रॉक से कि इतनी जल्दबाजी मत करो, वैसे भी बोर्ड ने अभी सब कुछ सेट कर दिया है, जल्दी मैच शुरू होने वाला है। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है कि जल्दी एक बहुत ही मजेदार इवेंट शुरू होने वाला है, तुम चिंता मत करो। और फिर उसका फोन रिंग कर रहा होता है, वो साइड में देखता है और फोन को उठाता है और आंसर करता है, तो सामने से उसे बोलता है कि कहाँ पे हो तुम। और यही सुन के जैक एकदम हैरान हो गया होता है, बोलता है क्या मैडम,
और हमें वही बिल्डिंग दिखाते हैं जिसके अंदर शायद की मॉम गई होती हैं, और शायद की मॉम बोल रही होती हैं जैक से कि जहाँ पे भी तुम हो बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और हमें दिखाते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर सभी बॉडीगार्ड्स जमीन पे डले होते हैं, शायद की मॉम ने सभी को मार दिया होता है। और इसी के बाद वो फोन को कट कर देती हैं और यही देख के जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है ब्रॉक से कि चैम्प, और ब्रॉक को फोन दिखाता है, बोलता है क्या तुम इस औरत को हरा सकते हो। और उसके अंदर शायद की मॉम की फोटो होती है और ब्रॉक एकदम हैरान होते हुए सामने देख रहा होता है। उसके बाद वो देखता है और याद करता है कि जब वो जिन के पास गया था फाइट सीखने के लिए तो वो एकदम सामने की तरफ देख रहा था हैरान होके, तो उसके सामने दो लोग फाइट कर रहे थे और ये शायद की और जिन होते हैं और जिन एकदम किक मारता है शायद की को, लेकिन शायद की उसे डॉज कर लेती हैं और वो दोनों के दोनों एकदम बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और ब्रॉक एकदम हैरान होते हुए नहीं देख रहा होता है। उसके बाद वो पूछता है जैक से क्या मैं जीत सकता हूँ इनके खिलाफ, और जैक सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ब्रॉक बोलता है जैक से कि मैं फाइट करता हूँ जीतने के लिए, क्योंकि मैं जीतना चाहता हूँ इसलिए मैं फाइट करता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाते हैं रशिया का लॉजिंग फार्म जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं और वहाँ पे कोई वीडियो देख रहा होता है ब्रॉक की, वही फाइट वाली जिसके अंदर उसने दोनों बॉडीगार्ड को हरा दिया होता है। और इस वीडियो के अंदर जैक बोल रहा होता है कि कोई भी हमारे चैंप को हराएगा तो मैं उसे $10 मिलियन दूंगा। कोई भी है कि यहाँ पे जो चैलेंज करेगा हमारे चैंप को। और यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहा होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होता है उसके साइज से। और फिर हमें दिखाते हैं उसके पीछे से एक आदमी बोलता है उससे कि एक और लंच टाइम खत्म हो गया है, क्या तुम काम नहीं करने वाले। और यही सुनने के बाद एक और वहीं पे बैठा होता है और वो एकदम पीछे स्माइल करके बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद एक और खड़ा होता है और वो अपना हाथ बढ़ाता है लकड़ी की तरफ और अपने एक ही हाथ से उसे पकड़ लेता है। और हमें दिखा दे वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में और बहुत ज्यादा ताकतवर भी होता है। और एक और एकदम सामने की तरफ दिख रहा होता है, उसको हमें दिखाते हैं एल्डर चैन जो फिशिंग कर रहे होते हैं और उनके पास बहुत सारी कार आ जाती हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या ये क्या कर रही हैं यहाँ पे। और फिर उन कार के गेट खुलते हैं और उनमें से आदमी निकल आते हैं। एल्डर चैन एकदम पीछे की तरफ देख रहे होते हैं तो हमें दिखाते हैं उनके पास कोई आता है और ये होता है डार्क सोसाइटी का मैंडो ग्रुप का वाइस चेयरमैन। और ये ली का छोटा भाई है और मास्टर बैंक ने ली को मार दिया था, ये आपको पता ही होगा। और ये ली का छोटा भाई है और इसका नाम है ली सेंगाओ। तो दोस्तों मैं इसे ली का छोटा भाई बोलूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा आसान रहता है। उसके बाद ली का छोटा भाई बोलता है कि एल्डर चैन मैं ली सेंगाओ मैंडो ग्रुप का आपको ग्रीट करता है। और ये सुन के एल्डर चैन एकदम हंस रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हारे फादर कहाँ पे गए और एक बच्चा क्यों मुझे ग्रीट कर रहा है उनकी जगह। और ली का छोटा भाई कुछ नहीं बोल पाता उनसे और वो बोलता है कि प्लीज एल्डर मेरे लिए रिवेंज लीजिए। लेकिन एल्डर चैन बोल देते हैं उससे कि बहुत समय हो गया है जब से मैंने कोई काम अपने हाथों में लिया है, बच्चे तुम गलत आदमी के पास आए हो ये काम के लिए। और फिर ली का छोटा भाई बोलता है कि मुझे एक औरत ने बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है और वो कोरिया की है और उसी की वजह से मेरा ब्रदर मर गया और जो मेरी सारी 13 ब्रांचेस थी वो सभी सभी भी एकदम बर्बाद हो गई। और ये उन्हीं ब्रांचेस की बात कर रहा होता है जिन्हें शायद कि हमने खत्म कर दिया होता है सीजन 3 के शुरुआत में ही। और फिर वो अपने घुटनों पे आ जाता है और अपना सिर झुकाते हुए बोलता है एल्डर चैन से प्लीज मेरी मदद कीजिए। और ये सुन के एल्डर चैन एकदम हंसते हैं और बोलते हैं कि ये काफी नहीं है मुझे हिलाने के लिए यहाँ से। और फिर लीगा छोटा भाई बोलता है कि मास्टर बैंक, डार्क सोसाइटी के मास्टर बैंक वो भी हार चुके हैं। और ये सब एल्डर चैन सुनने होते हैं। उसका लीगा छोटा भाई बोलता है कि मास्टर बैंक वो भी उसी औरत के हाथों मारे गए और ये बिल्कुल सच है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और फिर एल्डर चैन बोलते हैं क्या वो वैंग रियोंग, मैं तभी सोच रहा था कि उसने इतने सालों से मुझे परेशान क्यों नहीं किया, तो वो मर चुका है। और फिर लीगा छोटा भाई बोलता है हाँ यही बात है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए रिवेंज लेने में। और फिर एल्डर चैन बोलते हैं उससे कि बदला लेने के लिए तुम्हें एक रीजन चाहिए, लेकिन उसके अंदर मिलिट्री आर्ट्स यूज होनी चाहिए। अगर उसने वैंग को हरा दिया है तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। और यही बोलते हुए एकदम पीछे की तरफ देख रहे होते हैं हंसते हुए। और इसी के बाद लीगा भाई ये सुन के एकदम खुश हो जाता है और एकदम चिल्ला के बोलता है थैंक यू एल्डर थैंक यू। और एल्डर चैन एकदम हंसते हुए बोल रहे होते हैं इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपने बुढ़ापे में कुछ खास करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें दिखाते हैं न्यूयॉर्क जहाँ पे पॉप पहुंच गया होता है, वो एकदम हंसते हुए जा रहा होता है गाना गाते हुए। और फिर हमें दिखाते हैं जिन जो वो भी वहाँ पे पहुंच गया होता है और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन बॉब को ज्यादा ही खुश होता है और जिन कुछ ज्यादा ही एकदम बोर हो गया होता है। और बॉब एकदम हंसते हुए जा रहा होता है और जिन एकदम उदास सा जा रहा होता है। उसके बाद बॉब बोलता है जिनसे कि मार्शल आर्ट बॉय ऐसा लगता है कि तुमने अपना सामान लॉजिंग में छोड़ दिया है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। और जिन बोलता है कि हम उस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं जो हमें बता सके कि ब्रॉक ब्रदर कहाँ पे है। और बॉब बोलता है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद जिन बोलता है ठीक है हम टैक्सी लेते हैं, लेकिन बॉब वहीं पे खड़ा होता है और बोल रहा होता है अमेरिका। और जिन बोलता है क्या क्या हुआ। उसके बाद बॉब एकदम चिल्ला के बोलता है बर्गर। और जिन देख रहा होता है क्या। उसके बाद बॉब के मुंह से पानी गिर रहा होता है और वो बोल रहा होता है चलो ठीक है एक बार बस एक बार खाने चलते हैं। और जिन एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पे टैक्सी आ गई होती है और सामने एक फैक्ट्री होती है और वो टैक्सी आके वहीं पे रुक जाती है, उसका गेट खुलता है और उसमें से जिन और बॉब निकल आते हैं। और जिन बोलता है कि वो यहाँ पे है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक मैंने सुना है कि वो
और इसके आगे जिन कुछ नहीं बोलता, वो एकदम पीछे देख रहा होता है, तो एकदम चिल्ला के बोलता है बॉब से कि आप कितनी देर तक और इसे खाएंगे। और बॉब एकदम बर्गर खा रहा होता है, उसका मुंह भरा हुआ होता है बर्गर से। उसका वो दोनों के दोनों फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और बॉब अभी भी खाई जा रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं उनके सामने आदमी खड़े होते हैं और ये वही आदमी होता है जो वीडियो बनाता है। वो बोलता है इनसे कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और वैसे तुम हो कौन। और बॉब एकदम हैमस्टर जैसा लग रहा होता है, वो उसका मुंह एकदम फूला हुआ होता है और वो दोनों के दोनों सामने ही दिख रहे होते हैं। उसका जिन बोलता है कि ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जो वीडियो के अंदर दिखा था वीडियो बनाते हुए। और फिर जिनके सामने ये टकला आदमी आगे खड़ा हो जाता है और वो बोलता है जिनसे मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम कमीने बंदर हो क्या। और बॉब एकदम पीछे से आता है, जिनको पकड़ता है, जिन पीछे देख रहा होता है। और फिर बॉब बोलता है उस बड़े आदमी से, तुम अचानक इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो, क्या तुमने बंदरों के बारे में नहीं सुना है। और वो टकला आदमी एकदम बॉब की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या इस बार क्या ये एक पिग है। और यही सुन के बॉब को एकदम गुस्सा आ गया होता है, वो सीधा पंच मारता है उस टकले की बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से उसकी हालत एकदम खराब हो गई होती है और सीधा जमीन पे जाकर गिरता है। और बॉब बोलता है उससे कि मैंने कुछ पिग के बारे में सुना था। और जिन पीछे से उसे ही देख रहा होता है, उसको हमें ये लड़का दिखाता है जो एकदम डर गया होता है, सोच रहा होता है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर बॉब बोलता है जिनसे ये सब छोटी चीजें मुझ पे छोड़ दो मार्शल आर्ट बॉय। और उसके सामने से एक आदमी आ रहा होता है, उसने अपनी कोट पर हाथ डाला होता है और सीधा गन पॉइंट आउट कर देता है बॉब पे। और बॉब उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। उसके बाद ये दाढ़ी वाला आदमी पूछता है बॉब से, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है। और बॉब अपने दोनों हाथों को एक साथ मूव कर रहा होता है और यही देख के आदमी सोच रहा होता है क्या ये अटैक करना चाहता है मुझ पे इस हालत में भी। लेकिन बॉब अपने हाथ ऊपर कर लेता है, बोलता है ये एक गन है, गन एक गन है ये। और जिन एकदम सोच रहा होता है क्या इन्हें क्या हुआ। और बॉब एकदम बुरी तरीके से डरा होता है, लेकिन उसके पीछे जिन आता है एकदम भगते हुए और एकदम सामने की तरफ देखता है, सीधा लात मारता है उसके हाथ में, जिसकी वजह से उसकी गन गिर जाती है। और वो आदमी एकदम जिन की तरफ देख रहा होता है क्या ये क्या हुआ। उसके बाद जिन सीधा उसकी गर्दन में किक मारता है और सीधा उसे जमीन में पटक देता है जोर से। और ये वीडियो बनाने वाला लड़का भी एकदम जिन की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये लोग। और फिर जिन बोलता है उससे कि मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा। और वो भी एकदम फुल एटीट्यूड में आ गया होता है इसके बाद। और ये लड़का भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद जिन उसे जैक टायरन की फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये आदमी कहाँ पे है। और ये सभी को पीट दिया होता है, वो सभी इसके पीछे डले होते हैं। उसका ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, मैंने सिर्फ शूटिंग की थी इसके लिए और कुछ नहीं। और फिर जिन बोलता है उससे, तो फिर अगला मैच कब है, तुम अगली बार कब शूट करने वाले हो उसके लिए। और ये लड़का बोलता है जिनसे 10 दिन बाद आधी रात को उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक बड़ा मैच करेंगे यहाँ पे। और जिन बोलता है क्या बड़ा मैच। और वो लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है हाँ उन्होंने मुझसे यही बोला है, उन्होंने बोला कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी और बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। और जिनको ये सुन के एकदम गुस्सा आता है, वो उन्हें पंच को टाइट करता है और वो लड़का एकदम डर गया होता है यही देख के। और जिन वहीं पे खड़ा होता है एकदम गुस्से में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसका हमें दिखाते हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, जहाँ पे अपना सैद और अकीरा दोनों पहुंच गए होते हैं। और अकीरा बोलती है सैद से कि मैंने कार को तैयार किया है सर आपके लिए, तो फिर मैं आपको कहाँ पे लेके जाऊंगा। वो कार की तरफ जा रहे होते हैं, उसके बाद सैद उसे फोन दिखाता है और अकीरा उसे देख रही होती है। और सैद बोलता है उससे, तो फिर ये आदमी कहाँ पे मिलेगा मुझे। और फिर हमें वही बिल्डिंग दिखाते हैं जिसके अंदर सैद की बम गई थी। और उस बिल्डिंग के बाहर पुलिस खड़ी होती है, उनके हाथ में वेपन्स होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी कार भी होती है पुलिस की। और वहाँ पे सैद की कार भी खड़ी होती है और सैद उन्हें ही देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है अकीरा से कि यहाँ पे इतनी सारी पुलिस क्यों है। और अकीरा बताती है सैद को कि यहाँ की एंट्री क्लोज कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे एक क्राइम किया गया है। और सैद बोलता है क्या क्राइम। और अकीरा बोलती है हाँ अभी भी इस केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन्होंने कहा है कि वो और ज्यादा नहीं बता सकते मुझे इससे ज्यादा। और सैद सामने की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद अकीरा बोलती है सैद से, तो फिर अब हम क्या करें सर। और फिर सैद बोलता है अकीरा से कि तुम्हारे पास क्या और कोई आइडिया है जिससे हम इस आदमी को ढूंढ सकें। और अकीरा बोलती है क्योंकि ये एक अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा आदमी है तो फिर। और इतने में जो फ्रंट सीट पे आदमी बैठा होता है वो बोलता है सैद से कि बॉस चेयरमैन के ऑर्डर के मुताबिक जो फाइल हमने इन्वेस्टिगेट की है ये वो है। और फिर शायद उस फाइल को खोलता है और उसमें से पेपर निकालता है और जब वो देखता है तो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। तो वो देखता है तो वहाँ पे एक आदमी की फोटो होती है, उसका नाम होता है रियान बस। और ये वही आदमी है जो जैक टायरन के रिंग वाले मैच में एक स्पॉन्सर भी है। और वो आदमी बताता है सैद को कि ये जीडी मोटर्स का चेयरमैन है, लेकिन साथ साथ में ये एक मार्शल आर्ट का फैन भी है, जिस वजह से इसके पीएफसी में 30% शेयर्स हैं। और हमें ये पता चला है कि इसके जैक टायरन के साथ रिश्ते भी अच्छे हैं। और जो जीडी मोटर्स है वो डिट्रॉइट में है। और अकीरा बोलती है कि डिट्रॉइट तो 12 घंटे लगेंगे हमें कार से जाने में, मुझे लगता है कि हमें एयरप्लेन से जाना चाहिए। और शायद उसी की बात सुनना होता है। उसका हमें दिखाते हैं फ्रांस, जहाँ पे ये आदमी दिखाता है जो एकदम प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी शॉट से। और उसके सामने वाला अपोनेंट कुछ नहीं कर पा रहा होता, उस पर बहुत सारे अटैक हो रहे होते हैं और सीधा जमीन में गिर जाता है वो। उसके बाद जिसने अटैक किया होता है वो बोलता है कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट कितना ज्यादा बोरिंग है। और हमें ये आदमी दिखाते हैं फ्रांस का, जिसके पास ब्लैक लेटर भी आया होता है और इसका नाम होता है जिन सैकमैन। और जो आदमी एकदम नीचे गिर गया होता है वो बोलता है कि मैं वीक नहीं हूँ,
बस तुम कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो। और जब नेक्स्ट ओलंपिक होगी तब मैं, लेकिन इतने में सैकमैन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, स्पोर्ट्स कंपटीशन, मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है अब। और फिर वो अपना हेड गार्ड एकदम हवा में फेंक देता है और वो एकदम हवा में उछला होता है। उसका वो अपनी तलवार सीधी उसमें मारता है और ये आदमी सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने। और फिर सैकमैन बोलता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ एक रियल फाइट लड़ने के लिए। और इसके बाद हमें दिखाता है कि मोटल जिसके अंदर बॉब होता है और वो बोलता है हाँ। और जिन वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है बॉब से कि आप ऐसे क्यों हैं। और बॉब बोलता है उससे कि मुझे लगता है कि मैं अमेरिका ऐसी बेकार में आया हूँ। और जिन सोच रहा होता है क्या एकदम क्या हुआ इन्हें। और बॉब एकदम उदास होते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो बच्चे भी हैं वो तो एकदम अपने साथ गन लेके चलते हैं, मैंने सोचा था कि वो सिर्फ मूवीज में होता है, पर मैं सच में यूजलेस हूँ। और फिर जिन पूछता है बॉब से कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं। और बॉब सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ बॉस की हेल्प करने के लिए आया था। तो जिन बोलता है तो फिर आप करिए ना। फिर बॉब बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे कर ही क्या सकता हूँ जब यहाँ पे सभी के पास गन्स हैं। लेकिन जिन बोलता है बॉब से जब आप किसी आदमी के पास रहना चाहो तो क्या ये जरूरी है कि आप उसके लिए कुछ करो। और बॉब जिन की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर जिन एकदम हंसते हुए बोलता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जो सिर्फ आपके साथ रहें वो भी अच्छा रहता है। जैसे कि हम जिस हालात में हैं तब भी मैं अच्छा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और बॉब उसकी तरफ देख के बोलता है क्या सच में। और फिर जिन एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ, और जैसे कि कुछ देर पहले वो डेंजरस सिचुएशन सिर्फ हम आपकी वजह से अवॉइड कर पाए क्योंकि आपने पहले कदम उठाया। और ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता अगर उन्होंने पहले मुझ पे गन पॉइंट कर दी होती। और बॉब एकदम खुश होते हुए बोलता है क्या सच में। और फिर जिन बोलता है हाँ बिल्कुल, आप शायद ब्रदर के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प है। और ये सब बातें सुनने के बाद एकदम खुश हो गया होता है, एकदम चिल्ला रहा होता है बिल्कुल सही बोला तुमने, आखिरकार मैं बॉस का राइट हैंड जो हूँ। और जिन उसकी तरफ देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने सही कर दिया बॉब को। और इसके बाद हमें दिखाते हैं जीडी मोटर्स जिसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसके बाहर शायद की कार आ गई होती है। और जब उसकी कार अंदर जा रही होती है तो वो गेट पे रुक जाती है और गार्ड उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। और अकीरा बताती है उसे कि मैं चेयरमैन बक्स से मिलने के लिए आई हूँ। अब वो गार्ड उससे बोलता है कि आपके पास रिजर्वेशन है। लेकिन अकीरा बोलती है उससे कि कोरिया के सनशाइन ग्रुप के नए चेयरमैन खुद मिलने के लिए आई हैं उनसे। और वो गार्ड बोलता है कि प्लीज आप कुछ देर के लिए रुकिए। उसके बाद वो अपने माइक से अंदर पूछ रहा होता है और फिर वो बोलता है अकीरा से सेक्रेटरी ऑफिस से बोल रहे हैं कि आपके लिए अंदर जाना मुश्किल है बिना रिजर्वेशन के। और अकीरा बताती है सैथ को कि ये बोल रहे हैं कि बिना रिजर्वेशन के हम अंदर नहीं जा सकते। और सैथ बोलता है शिट ठीक है, कार को मोड़ो। और फिर वो कार को टर्न करके पीछे की तरफ जा रहे होते हैं और अकीरा बोलती है ठीक है बॉस। और फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों वहां से चले आते हैं और आगे आके सैथ बोलता है अकीरा से कि कार को रोको। अकीरा बोलती है ठीक है। उसका सैथ कार से निकलता है और वो सामने की तरफ देख रहा होता है। उसको अकीरा बोलती है सैथ से कि ये अमेरिका है और सैथ पीछे मुड़ के देख रहा होता है उसकी तरफ। उसका वो बोलती है कि मैंने एक मीटिंग अरेंज करने की कोशिश की है अपनी कंपनी की तरफ से, तो फिर आप ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से ज्यादा मुश्किल हो जाए। और शायद बोलता है अच्छा तो इस तरीके से हम उससे कब मिलेंगे। और अकीरा बताती है शायद को कि अगर जल्द से जल्द हुआ तो हम उनसे 2 या 3 दिन में मिलेंगे। लेकिन शायद बोलता है ये बहुत ज्यादा लेट है। उसका वो एकदम सामने की तरफ जा रहा होता है लेकिन अकीरा उसके सामने आ जाती है, उसे रोकती है और वो बोलती है कि मैं और दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी बॉस। और शायद फिर वहीं पे रुक जाता है और एकदम अकीरा की तरफ देख रहा होता है और अकीरा भी एकदम उसकी तरफ देख रही होती है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगी। उसका वो दोनों के दोनों साइड में देखते हैं तो सोच रहे होते हैं क्या ये किसकी कार है। तो हमें दिखा देगा उसके अंदर वही आदमी होता है जिसके लिए आए हैं। और वो कार इनकी जस्ट बिल्कुल बगल से निकल जाती है और शायद उसे ही देख रहा होता है और उसे देख के एकदम स्माइल करता है और वो बोलता है कि ये आदमी, इसकी तो टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, चलो हम इसे फॉलो करेंगे। और अकीरा उसे देख के सोच रही होती है कि मैंने ये काम करने से रोका तो ये दूसरा करने के लिए चले। उसको हमें दिखाते हैं बस की कार जो आगे जा रही होती है, उसके पीछे शायद की कार आ रही होती है। उसका जो ड्राइवर होता है वो साइड मिरर में देखता है तो उसके पीछे कार आ रही होती है। उसका साइड मिरर में दिखाते हैं जहाँ पे शायद की कार दिख रही होती है और ये ड्राइवर उसे ही देख रहा होता है। और कार के अंदर स्क्रीन होती है, उस पे जैक टायरन बोल रहा होता है कि दोस्त प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और बस को बोलता है उससे कि बस तुम अच्छे एथलीट्स को तैयार रखो, फिर तो दुनिया भर से जो भी इंसान है वो सब के सब तुम पे बैट लगा देंगे, चिंता मत करो। और ये सुन के जैक एकदम हंस रहा होता है, बोलता है हाँ हाँ तुमने सही बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जैसा मार्शल आर्ट का शौकीन मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। और एथलीट्स के बारे में चिंता मत करो, मैंने खुद पर्सनली उन्हें चुना है तो वो अच्छे ही होंगे। और बस को बोलता है उससे मैंने तुम पे हमेशा विश्वास किया है, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें इन्वेस्ट किया है, वरना मैं तुम पे इन्वेस्ट क्यों करता। और टायरन बोलता है अच्छा है, जो ऑफिशियल मैच है वो 1 महीने में स्टार्ट होगा। और बस को बोलता है उससे ठीक है मैं उसका इंतजार करूंगा। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और ड्राइवर बोलता है चेयरमैन। और बस को बोलता है हाँ क्या हुआ। उसके बाद ड्राइवर बोलता है उससे कोई हमें फॉलो कर रहा है। और बस को बोलता है क्या फॉलो। और जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे एक कार आ रही होती है और ड्राइवर बोलता है उससे तो फिर हम क्या करें। और बस को बोलता है कि मैं जानना चाहता
चाहता हूँ कि ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है, कार को साइड में लगाओ। और यही सुन के ड्राइवर सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका वो बोलता है बॉस ये डेंजरस है, क्यों ना हम पहले पुलिस को कांटेक्ट करें। और बस को उससे बोलता है कि यहाँ डिट्रॉइट में मैं यहाँ का किंग हूँ, और वैसे भी ये कार इतनी ज्यादा सेफ है, अगर इसके ऊपर मिसाइल छोड़ दी जाए तब भी अंदर वाले को कुछ नहीं होगा, तो इसमें खतरनाक क्या है। और फिर ड्राइवर बोलता है उससे ठीक है मैं समझ गया। उसका वो कार को साइड में ले जाता है और साइड में जाकर खड़ी कर देता है। और ड्राइवर बोलता है कि चेयरमैन प्लीज आप अंदर ही रहिए। और पीछे शहद की कार भी वहां पे आ जाती है, और फिर शहद कार का गेट खोलता है और उसमें से निकलता है और वो बस की कार की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद बस को उन्हें देखता है और अपने विंडो का ग्लास नीचे करता है और वो बोलता है कि तुम लोग कौन हो। और अकीरा बोलती है उससे कि हम सनशाइन ग्रुप से हैं, कोरिया से। और बस बोलता है उनसे क्या सनशाइन क्या ऐसी कोई कंपनी भी है। और अकीरा बताती है उसे कि ये कंपनी जीडी कंपनी जितनी बड़ी नहीं है, पर ये कोरिया के अंदर 13 रैंक में है, कॉन्ग्लोमरेट रैंकिंग में। अब्बास को बोलता है क्या सच में, पर तुम लोग मुझे ऐसे चूहे की तरह फॉलो क्यों कर रहे हो। और अकीरा बोलती है कि हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, और इस सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। और बस को उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका अकीरा बोलती है कि ये मिस्टर कैंग, ये सनशाइन कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, ये आपसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। और शायद एकदम बस की तरफ देख रहा होता है, बस क्यों नहीं देख रहा होता है। उसका बोलता है क्या कोरियन के पास कोई बेसिक मैनर्स नहीं होते। और कीरा उन्हीं की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और फिर बस को बोलता है कि मेरे पास इतना ज्यादा फ्री टाइम नहीं है कि मैं एक बच्चे से मिलूं ऐसे ही। और फिर वो अपनी कार की विंडो का ग्लास ऊपर कर रहा होता है, लेकिन शायद अपना हाथ एकदम आगे तक बढ़ाता है और सीधा बीच में अड़ा देता है। और बस की यही देख के एकदम हैरान होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। उसका शायद बोलता है ओए चल कुछ समय के लिए बात करते हैं। और फिर बस के एकदम शायद की तरफ देख रहा होता है, एकदम शॉक हो जाता है। उसका वो शायद को देख के उसकी पुरानी वाली फॉर्म को याद करता है जब वो सीजन 2 में उसने फाइट की थी। और गेट खोल देता है। शायद अखीरा सोच रहे होते हैं क्या ऐसे अब क्या हुआ। उसका वो बाहर निकल आता है, गार्ड्स बोल रहे होते हैं चेयरमैन आप ये क्या कर रहे हैं। उसका वो सीधा शायद को गले लगा लेता है। शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। उसका वो एकदम चिल्लाक बोलता है मिस्टर कैंग ये आप हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और शायद को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उसका वो एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ, जो सबसे बड़ी फाइट मैंने देखी है आज तक वो आपकी थी। और अखीरा शायद सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोले जा रहे हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सीजन 2 में होगारिया और शहद के बीच की फाइट, जहाँ पे शहद ने होगारिया को बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है और उसके कान से खून निकाल दिया था और सीधा लास्ट में एक पंच मार के उसे हरा दिया था। और फिर वो एकदम हंसते हुए बोलता है कि मैं आप पे तो बिना कोई शक के $1000 भी बेट लगा सकता हूँ, तो क्या आप वापस लौट रहे हैं। और शायद भी एकदम हैरान होते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद अकीरा उसे बताती है। और फिर हमें वही मोटल दिखाते हैं जहाँ पे बॉब और जिन रुके होते हैं। और बॉब बोल रहा होता है मार्शल आर्ट बॉय तुम कहाँ पे जा रहे हो। और फिर जिन बोलता है कि इस समय विक्टर ब्रदर एयरपोर्ट पे आ गए होंगे। और बॉब बोलता है क्या चैंपियन। और जिन बोलता है हाँ 2 दिन के बाद उनका डिफेंसिव मैच है। और बॉब एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है मैं भी जाऊंगा वहां पे, मैं भी उसका फैन हूँ। और जिन बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं ब्रदर से पूछ लूंगा कि अगर हो सके तो वो आपसे अगली बार जरूर मिलें। और यही सुन के बॉब एकदम हंसने लगता है, बोलता है नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी एयरपोर्ट जाऊंगा, मुझे ले जाना ही पड़ेगा तुम्हें, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और जिन देख रहा होता है क्या इन्हें क्या हो गया, एकदम एक बच्चे जैसा क्यों कर रहे हैं। उसका बोलता है ठीक है चलो हम साथ में चलते हैं। और यही सुन के बॉब बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है, बोलता है हाँ ठीक है। उसका हमें दिखाते हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, जहाँ पे सामने से विक्टर आ रहा होता है, बोलता है जिन यहाँ पे। और जिन और बॉब उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, तो हमें दिखाते हैं वहां से विक्टर आ रहा होता है, वो एकदम हाई कर रहा होता है उन्हें। और उसके पीछे हमें दिखाते हैं वहाँ पे सोफी और उसके डैड भी होते हैं, और जिन एकदम सामने की तरफ दिख रहा होता है। और ये देख के बॉब भी बहुत ज्यादा खुश होता है। उसका जिन ध्यान से देखता है पीछे, तो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रही है यहाँ पे। तो विक्टर के पीछे दिखाते हैं हमें सोफी और सोफी के डैड होते हैं, और वो दोनों भी एकदम सामने की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं बस का घर, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं कि बस बैठा होता है, सैद भी बैठा होता है, और कीरा पीछे खड़ी होती है। उसका बस बोलता है सैद से कि जो रीजन है कि मैं इस बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ आपकी फाइट की वजह से था जो आप पहले लड़े हैं। लेकिन सैद बोलता है उससे कि बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जैक टायरन है कहाँ पे। और बस बोलता है जरूर, अगर ये आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं इसे जरूर पूरी करूंगा, मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका बस जैक को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन कार के अंदर रह गया होता है। और जो कार होती है वो ससाकी के घर के बाहर खड़ी होती है। उसका हमें दिखाते हैं जैक टायरन, जो बोलता है कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया मिस्टर ससाकी। और वो गेट पे खड़ा होता है, उसके सामने ससाकी बैठा होता है। उसका ससाकी बोलता है कि मेरी जो तलवार है वो ऐसी जगह पे यूज नहीं होती, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और जैक बोलता है हाँ ठीक है, पर मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप ये साबित कर सकते हैं कि आपकी तलवार दूसरे आदमियों को भी काट सकती है। और उसके बाद जो भी होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। और उसको हमें दिखाते हैं एक बैम्बू स्टिक, जिसके अंदर एक तलवार होती है, और ससाकी उसे ही देख रहा होता है। उसका वो एकदम सामने की तरफ देखता है, और फिर हमें दिखाते हैं जैक टायरन यही बात करके उसके घर से बाहर आ रहा होता है अपनी कार की तरफ। और फिर वो गेट से बाहर निकल आता है, तो उसका ड्राइवर उससे बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया सर, पर अभी आपके फोन पे एक कॉल आई है जीडी मोटर के चेयरमैन रियान बुस्के की, कुछ ही मिनट पहले।
और ये सुन के जैक सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद बूझ के बोलता है सेथ से कि मिस्टर कैंग मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बड़ी शर्म की बात है कि वो टूर्नामेंट मैं लास्ट तक नहीं देख पाया क्योंकि वो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। पर मैंने ये सुना है कि आप लास्ट में जीत ही गए थे और जो रेगुलर फाइटिंग है वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है अब जब मैंने आपकी फाइट देख ली है। इसी वजह से मैं इस फाइट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस बार। और शायद एकदम सीरियस होते हुए बोलता है उससे तो क्या तुमने ये दोबारा से वो फाइट ओपन करने के लिए किया है। और यान बुझ के सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और शायद कोई एकदम गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि एक आदमी को ऑर्डर देने के बाद कि वो मुझे फॉलो करे और मुझे धमकाए। और रेयान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है सर आप ये क्या बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जैक टायरन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंबर्स को शामिल करे, ये उसकी जॉब है। और फिर शायद बोलता है तो फिर वो आदमी है कहाँ पे। और दोस्तों मैं बता दूं इन दोनों के बीच में बातें इतनी आराम से क्यों हो रही हैं क्योंकि अकीरा इन दोनों के बीच में ट्रांसलेटर का काम कर रही है। और उसका हमें दिखाते रेयान के फोन पे एकदम कॉल आ रही होती है और वो फोन उठाता है और बोलता है कि हाँ हेलो जैक। और जैक बोलता है आखिरकार तुम्हारी कॉल कनेक्ट हो ही गई, पर तुमने पहले कॉल क्यों किया था मुझे। और रियान बोलता है उससे क्या तुम जानते हो कि मेरे बगल में इस समय कौन बैठा है। और जैक सोच रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और रियान एकदम चिल्ला के बोलता है कि मिस्टर कैंग आए हैं मुझसे मिलने के लिए। और जैक बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। और सैद भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसकी बातें सुनना होता है। उसके बाद रियान बताता है जैक को कि जापान की फाइट का फाइनल चैंपियन जो नंबर 1 है वो मिस्टर कैंग। और ये सुन के जैक एकदम हंस रहा होता है, बोलता है हाँ हाँ तो वो आ ही गए। मैं ऐसी चिंता कर रहा था कि मैंने कोरिया से यहाँ तक कैसे लाऊंगा, पर मैं तुम्हें ये बता दूं मैं अभी जापान में हूँ। और रियान बताता है सैद को कि वो अभी जापान में है इस समय। और उसने कहा कि वो अभी तुमसे मिलने के लिए जा रहा था कोरिया इसी की बात। और सैद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोले जा रहा है। तो उसके बाद जैक बोलता है कि फोन को स्पीकर पे करो, मुझे मिस्टर कैंग से बात करनी है। और रियान बोलता है सैद से कि उन्होंने कहा है कि वो आपसे पर्सनली बात करना चाहता है। और फिर वो फोन को स्पीकर पे रख देता है तो जैक बोलता है कि वेलकम टू अमेरिका मिस्टर कैंग।